Assalamu alaikum guys, I am Maliha Barkar and I am the student of Pharmacy in Lahore College for Women University. Welcome to my YouTube channel Martian Pharmacy. आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने यूनिटरी सिस्टम जो स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने यूनिटरी सिस्टम के कुछ बेसिक जो है ना कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें किडनी और फिर हम लोगों ने उसकी जो वो फंक्शनिंग देखी है और फिर यूनिट फॉर्मेशन के जो स्टेप्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुछ हार्मोन्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि ऐसे हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और वो जाके हमारी किडनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी रीअब्जॉर्प्शन को जो है ना फिर इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने किडनी तक पढ़ा था तो लास्ट वीडियो में। तो आज से हम जो है ना इसमें यूरेटर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इसमें यूरिनरी ब्लैडर देखेंगे, यूरेथ्रा देखेंगे, लास्ट पे कुछ हम लोग जो है ना ब्लड सप्लाई देखेंगे जो कि किडनी को की जाती है, और कुछ हार्मोन्स, वो वाले हार्मोन्स देखेंगे जो कि किडनी से रिलीज़ होते हैं। तो पहले अभी जो हम लोग देखेंगे वो हार्मोन्स हैं जो कि किडनी के ऊपर इफेक्ट करते हैं और किसी न किसी तरह से उसकी रीअब्जॉर्प्शन को जो है ना असरअंदाज करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो हार्मोन्स किडनी खुद रिलीज़ करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 हार्मोन्स हैं जो कि किडनी को जो है वो किडनी की फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग 2 एंजाइम है, एंजियोटेंसिन 2 है यहाँ पे, और इसके साथ जो एल्डोस्टेरोन है, और कुछ है हमारे पास ये आर्ट्रियल डायरेटिक पेप्टाइड्स आ जाता है। पहले हमारे पास जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी जो है वो लोकेशन वगैरह या इसकी जो है ना फंक्शनिंग देखने से पहले हम लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स आपको पता है कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास एंडोक्राइन, जो कि डक्टलेस हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स और डायरेक्टली जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इनको एंटर कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है किसी प्रोसेस जैसे लाइक रिप्रोडक्शन या ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, उसको जो है ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और अपने टारगेट के साथ जाकर बाइंड होंगे और फिर अपना जो मैकेनिज्म एक्शन जो शो करते हैं, ये हार्मोन्स हैं। और इसके बाद हमारे पास एंटी डायूरेटिक। अब डायूरेटिक का मतलब क्या होता है? डायूरेटिक का मतलब होता है जो कि ऐसी जो है ना कह लीजिए कि सब्सटेंसेस हैं ये, जो कि आपके यूरिन के आउटपुट जो होता है इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, इसमें वॉल्यूम जो आपके पास वाटर जो भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास वो सोडियम या फिर बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं ना यूरिन में वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये यूरिन के आउटपुट जो ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो ज़्यादा करते हैं, उनको हम लोग डायूरेटिक्स कहा जाता है। अब ये डायूरेटिक्स हैं, यहाँ पर वर्ड एंटी डायूरेटिक है, यानी कि इससे ऑपोजिट होगा। डायूरेटिक्स ऐसे डायूरेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। तो एंटी डायूरेटिक्स ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे जो कि इसके आउटपुट जो होता है उसको कम करेंगे, यूरिन के आउटपुट को कम करेंगे। तो ये बेसिकली कौन होते हैं? हार्मोन्स हैं जिनको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहा जाता है। उनको ADS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये वैसोप्रेसिन ही होते हैं, वैसोप्रेसिन होते हैं। और डेस्मोप्रेसिन जो है ना, इसी वैसोप्रेसिन से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स होते हैं नेचुरली जो होते हैं ना हमारी बॉडी में। वैसोप्रेसिन ये अब जो है ना कहाँ से रिलीज़ होता है? हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो हमारे पास मीडियम उसका जो लोब आ जाता है, फिर पोस्टीरियर उसका लोब आ जाता है। अब पोस्टीरियर लोब जो होता है ना, वहाँ पे 2 हार्मोन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, बनते नहीं हैं। बनते ये जो है ना हाइपोथैलेमिक जो है ना न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ पे बनते हैं, और ये स्टोर किए जाते हैं जो हमारे पास होता है ना पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे स्टोर होते हैं वैसोप्रेसिन, और एक ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन, वो जो है ना वहाँ पे स्टोर होते हैं। और जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये जो अकॉर्डिंग टू नीड जो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन भी इसी को कहा जाता है, ये जब रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से, वहाँ से रिलीज़ होता है, स्टोर जो है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब में ये जो है ना वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है लोग, वहाँ से जब ये रिलीज़ होगा तो ये जाकर जो हमारे पास एक्ट करेगा, हमारी जो होती है ना किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, और वहाँ से जो है ना ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ना ब्लड में उसको इंक्रीज़ करेगा। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, कि हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी सब्सटेंसेस जो कि ल्यूमन से मूवमेंट होती है उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ, उसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन वाटर की बढ़ा रहे हैं उधर ब्लड में।
वाटर जो है वो ज़्यादा ब्लड में जा रहा है तो यूरिन में या फिर ल्यूमन में जो है इसकी अमाउंट कम हो जाएगी, तो आपके पास आउटपुट या फिर वॉल्यूम जो होता है यूरिन का वो भी कम प्रोड्यूस होगा। इसी वजह से जो है इनको एंटी डायूरेटिक्स कहा जाता है कि वॉल्यूम जो होता है यूरिन का उसको ये कम प्रोड्यूस करवाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। आल्सो नोन एज द वेसोप्रेसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन हाइपोथैलेमस एंड दिस सेल्स एक्सटेंडेड इनटू द स्टोरी पिट्यूटरी व्हिच स्टोर्स एंड रिलीज द एडीएच। एडीएच प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज बाय द osmolarity. ADH helps the blood retain water by increasing the number of the water channels with the cells of collecting duct of the kidney. These water channels allow water remaining in the urine to reabsorb into the blood, resulting in extremely concentrated urine. अब यहाँ पे जो है ना, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वर्ड आया ब्लड वॉल्यूम के, जैसे हमारे पास ब्लड वॉल्यूम हमारे पास कम होता है, ब्लड वॉल्यूम यानी कि ब्लड की जो है ना उसकी ऑस्मोलैरिटी या फिर उसका वॉल्यूम जब कम होगा, यानी कि उसमें जो वाटर की अगर कंसनट्रेशन कम होगी तो क्या किया जाता है, जो इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देती है। जो किडनी में नेफ्रॉन में जो है ना वाटर जो है रिलीज़ हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, जो कि यूरिन में जो नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा, उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो हो जाएगी और वो भी ब्लड पहले जिसने यूरिन में जाना था अब वो जो ब्लड में आ जाएगा। इस तरह से ब्लड में जो है ना वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम जो होता है ना वो अपने लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। और जो एज आ रिस्पॉन्स इसमें जो यूरिन जो होगा उसमें पानी कम होगा और वो यूरिन जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से दूसरा हमारे पास आ जाता है जो कि हार्मोन एंजियोटेंसिन 2 आ जाता है। इट इज़ मेड इन द लिवर, और ये जो है वो एंजियोटेंसिन 1 होता है पहले जो कि लिवर में होता है और इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है और ये एंजाइम क्या करता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन जो इंक्रीज़ कर देता है सोडियम और क्लोराइड की ना प्रॉक्सिमल कन्वर्टिटिव, और जब ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टिटिव में इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम की जब या क्लोराइड की ये साल्ट्स होते हैं, ये सल्यूट कह लीजिए, ये जब ब्लड में आ जाएंगे तो पीछे से जो वाटर होगा वो भी जो है वो कह लीजिए कि हाइपो कंडीशन से जो है हाइपरटोनिक कंडीशन जो होती है ना उसकी तरफ मूव करेगा, यानी कि वो भी जो है वो आपके ल्यूमन से जो है वो आपकी जो होती है ना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा और इस तरह से ब्लड की या फिर न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और एज अ रिस्पॉन्स फिर आपके पास जो है ना कंसनट्रेटेड यूरिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास एल्डोस्टेरोन आ जाता है, ये भी हमारे पास हार्मोन होता है, ये हमारे पास होता है, ये एक ग्लैंड होता है जो किडनी पे पाया जाता है जिसको एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ना कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है जिनमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं। अब जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना उनमें बेसिकली एल्डोस्टेरोन हार्मोन आता है। अब ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, हमारी कलेक्टिंग जो होती है ना वो कलेक्टिंग डक्ट उसके ऊपर जाके एक्ट करता है ये, और वहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ना, सोडियम या क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन उसको इंक्रीज़ करेगा। जब वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी रीअब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड तो आपके पास जो वाटर है वो भी आपसे उधर से ल्यूमन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट का उधर से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा और एज अ रिस्पॉन्स पे जो आपके पास यूरिन जो है ना एक्सक्रीटेड कंसनट्रेटेड यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। And aldosterone is produced in the adrenal cortex in response to the angiotensin 2, and aldosterone binds to the target cell in the walls of the nephron collecting duct, and this cell reabsorb additional sodium and chloride ions that would have been excreted as urine, and target cells also remove potassium ions from the blood and excrete into the urine। जब सोडियम आपका जो है ना उधर की कलेक्टिंग ट्यूब से ब्लड की तरफ जाएगा तो एज अ रिस्पॉन्स ब्लड से पोटाशियम जो है वो आपकी जो कलेक्टिंग ट्यूब जो होती है ना उसकी तरफ आ जाएगा और पोटाशियम की इस तरह से वेस्ट हो जाएगा पोटाशियम, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग किस तरह से पोटाशियम के वेस्ट को जो कम कर सकते हैं। हम लोग बाद में ड्रग जो है वो इस्तेमाल करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, इसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है आर्ट्रियल नेरेटिक पेप्टाइड्स आ जाता है जिसको ANP कहा जाता है। ये कार्डिक मसल्स होते हैं जिसका आर्ट्रिया होता है हार्ट का,
ठीक है। जैसे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो ऊपर होते हैं उनको आर्टरी बोलते हैं, जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, जो बड़े चैम्बर्स होते हैं, थिक होते हैं, उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये जो है ना आर्ट्रिया जो होता है उससे जो है ना ये प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसको आर्ट्रियोनेरिटिक पेप्टाइड्स कहा जाता है। और इसकी नेचर पेप्टाइड होती है, इस वजह से ये हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन होता है। These cells produce ANP in response to the high level of sodium in the blood or increased blood pressure. And ANP increases the glomerular filtration rate, so the more blood plasma is forced into the glomerular capsule and into the renal tubule. ANP also removes some solute from the cells of the renal medulla, making the loop of Henle less efficient in reabsorbing water and ions from the filtrate. The net result of the ANP is the more sodium and water end up being excreted into the urine. अब यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि जब आपके पास पहले जो 3 हार्मोन हम लोगों ने पढ़े वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे ब्लड को जो है अगर आपके पास ब्लड वॉल्यूम कम है या ब्लड प्रेशर कम है उसको कैसे जो रिस्टोर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो रीअब्जॉर्प्शन जो है ना उसको इंक्रीज़ करें वाटर की या साल्ट की, जिससे आपका ब्लड जो है ना नॉर्मल लेवल पे आए ब्लड प्रेशर। अब ये वाला हार्मोन क्या कहता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो क्या करेंगे, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा चीज़ें जो फिल्टर होकर आएंगी और फिर रीअब्जॉर्प्शन कम करेंगे ताकि आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो, ज़्यादा वॉल्यूम में जो है ना यूरिन प्रोड्यूस हो और ज़्यादा जो है वो कह लीजिए कि वाटर सल्यूट वगैरह बॉडी से रिमूव हो और फिर जो है एज अ रिस्पॉन्स आपका ब्लड जो है उसमें से पानी कम हो जाए और वो पहले अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो अब जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सोडियम और जो है ना सोडियम की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वाटर की वजह से, तो ये उन्हीं चीज़ों को ब्लड से रिमूव करवा देती है किडनी, तो ये यूरिन के फॉर्म में, और फिर आपका ब्लड प्रेशर जो होता है पेशेंट्स का वो नॉर्मल हो जाता है। ये जो कुछ हमारे पास हार्मोन्स थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है किडनी के बाद यूरेटर। तो ये यूरेटर जो है था फ्रॉम किडनी यूरिन ट्रेवल डाउन इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स टू द ब्लैडर एंड द यूरेटर आर अबाउट 8 to 10 inches long and 20 to 25 centimeters. Muscle in the ureter wall continuously tighten and relax to force urine away from the kidney. Small amount of urine are emptied into the bladder from the ureter about every 10 to 15 seconds. बैकअप ऑफ द यूरिन कैन कॉज अ किडनी इन्फेक्शन। तो आपके पास वो ट्यूब जो कि यूरिन को लेकर आ रही है किडनी से ब्लैडर की तरफ, उसको हम यूरेटर कहते हैं और ये 8 to 10 inches तक होता है। ठीक है, और इसके वाल जो है ना हमेशा के लिए रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। जैसे आपने वो अपनी एसोफेगस देखी है तो उसमें भी जो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है ताकि आपकी खुराक नीचे की तरफ आ सके। इस तरह से इसमें भी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की वजह से जो है ना कह लिए हर 5 से 10 सेकंड बाद जो है ना यूरेटर से ब्लड जो है वो यूरिन ब्लैडर में आता रहता है। और अगर जो वो ब्लड जो है ब्लड कैरिंग कि अगर यूरिन जो है ना जा रहा है यूरेटर से यूरिन ब्लैडर से बैकअप ऊपर की तरफ जा रहा है यूरेटर की तरफ, तो ये किडनी इन्फेक्शन का जो है बायस बन सकती है, यानी बैकअप पीछे की तरफ जा रहा है। अब जो नेक्स्ट ब्लैडर आ जाता है। ब्लैडर हमारे पास एक हॉलो बलून शेप्ड ऑर्गन दैट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस एंड इट इज़ प्लेस्ड बाय द ligament attached to the other organ and the pelvic bones, and it is an expandable muscle sac that stores urine before it excreted out of the body through the urethra. तो ये हमारे पास जो होता है कह लीजिए कि एक होता है ये बलून शेप हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि पेल्विस रीजन में जो पाया जाता है और ये एक्सपेंडेबल होता है, यानी कि इसमें जो है ना कैपेसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है कि एक्सपेंड कर सकते हो और इसमें जो वॉल्यूम आप जो होता है ना ब्लड उसका यूरिन का वो आप स्टोर कर सकते हो ज़्यादा देर के लिए, कि जब तक आपने यूरिनेशन का प्रोसेस जो करना नहीं है और तब तक आप अपने यूरिन को इसमें स्टोर कर सकते हो। और के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लीटर तक इसकी होती है यूरिन को जो स्टोर करने के लिए। फिर जब जो है वो आप यूरिनेशन करते हो फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो है ना ये ओपन होता है और फिर जो यूरिन जो यूरेथ्रा के थ्रू जो वो बॉडी से आउट मूव कर जाता है। द ब्लैडर स्टोर्स यूरिन अंटिल द ब्रेन सिग्नल द ब्लैडर दैट द पर्सन इज रेडी टू एम्प्टी इट। और ये तब तक जो ब्लैडर जो यूरिन एम्प्टी जो है ना ये रिमूव नहीं करेगा जब तक ब्रेन से जो है ना एम्प्टिंग का सिग्नल नहीं आएगा। Normal healthy bladder can hold account for the 16 pounds, almost half a liter of the, यानी कम से कम तकरीबन हाफ लीटर और मैक्सिमम ये 1 लीटर तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है। और ये 2 to 5 आवर्स तकरीबन 2 से 5 घंटे के लिए जो है इजीली ये इसको स्टोर कर सकते हैं। टू प्रिवेंट लीकेज सर्कुलर मसल कॉल्ड स्फिंक्टर्स क्लोज टाइटली अराउंड द ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा। अब जो है ना क्योंकि इसमें स्टोर हो रहा होता है यूरिन
बार बार ऊपर से यूरेटर से आ रहा होता है और यूरिन ब्लैडर में आकर स्टोर होता है यूरिन। तो ये जो नीचे मतलब ये लीकेज ना हो सके कि कुछ ओल्ड वुमेन्स होती हैं या फिर ओल्ड जो भी मतलब पीपल होते हैं उनमें जो है ना ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें जो है ना थोड़ी देर बाद या जैसे फोर्सफुली ना उनकी यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर वो छीनते हैं या जब बैठे हुए हैं तो जब उठने की कोशिश करते हैं तब यूरिनेशन हो जाती है। ऐसा होता है कि उनके ना ये यूरिनरी जो ब्लैडर होता है और जो यूरेथ्रा होती है उसके दरमियान एक स्फिंक्टर होता है कि वाल्व होता है जो बंद क्लोजली बंद हुआ होता है ताकि ये इसका जो है लीकेज ना हो सके। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनमें जो है ना वो स्फिंक्टर जो है वो वाल्व कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो है ना थोड़ी स्पेस आ जाती है और जब वो उसके ब्लैडर के ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगती है, प्रेशर लगता है तो वहाँ से यूरिनेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो वाल्व होता है ये लीकेज से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इसकी वॉल्स आ जाती हैं यूरिन ब्लैडर की, जो कि 4 इसकी लेयर्स होती हैं। आउटर इसको सेरोसस लेयर बोला जाता है, फिर मस्कुलर लेयर होती है जिसमें नेक्स्ट 3 लेयर्स आ जाती हैं। आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडल सर्कुलर होती है इसकी और इनर जो वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती है। फिर सब मिकोजल और मिकोजा हैविंग यूटेलियम आ जाता है। अब ये जो 4 लेयर होती हैं ये तकरीबन सबकी हम लोग GIT ट्रैक में भी देखेंगे, तकरीबन यही जो है 4 लेयर जो होती हैं पाई जाती हैं। ये आपके पास जो यूरेथ्रा की एक जो रफ सी डायग्राम आप देख सकते हैं, इसी के मसल को डिट्रस मसल भी जो कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो एक आप इधर साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे इधर मैक्सिमम कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी 1 लीटर जो है वो लिखा हुआ है। जिसके डिट्रस मसल जो है इसके इनर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, मिडल सर्कुलर, आउटर जो है वो इसके वो भी लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे इनर इंटरनल स्फिंक्टर लिखा हुआ है, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर लिखा हुआ है। इंटरनल स्फिंक्टर जब ओपन होता है तो ब्लड जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आ जाता है। जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होता है फिर ये जो है वो आउटर जो है ना मूव कर जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन यूरेथ्रा को जो है ना बॉडी से आउट जो है ना मूव कर जाएगा। बेसिकली ये स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे क्लोजली कह लीजिए क्लोज हुए टाइटली, ताकि जो है ना यूरिन जो है ना वो बाहर जो लीकेज ना हो सके जब तक जो है ना ब्रेन से सिग्नल नहीं आता। फिर हमारे पास लास्ट पे आ जाता है ये यूरेथ्रा आ जाता है। यूरेथ्रा that allow urine to pass outside the body. The difference between the female and the male urinary system is the length of the urethra. The female the urethra is about 1.5 inches to 2 inches and long as side between the scrotus and the vagina, and in male it runs the length of the penis is at about 8 inches long and open at the end of the penis. तो इसमें जो है ना मेल में फीमेल में इनकी यूरेथ्रा की लेंथ का जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उनके जो साइज़ के उनके स्ट्रक्चर पे जो है डिपेंड करता है। फीमेल में 1.5 से 2 इंचज़ और मेल्स में जो है जितने 8 इंचज़ तक जो है ना ये इसकी जो लेंथ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ब्लड सप्लाई आ जाती हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो कि यूरिनरी से इधर की जाती है यूरिनरी सिस्टम को, वो हमारे पास रेनल आर्टरीज ब्रांचेस डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा एंड एंटर द किडनी थ्रू द रेनल हेलस एंड इनसाइड द किडनी द रेनल आर्ट्रियोल्स डिलीवर इनटू द स्मॉल एफरंट आर्ट्रियोल्स ऑफ द किडनी। ईच एफरंट आर्ट्रियोल्स कैरीज ब्लड इनटू द रेनल कॉर्टेक्स वेयर इट सेपरेट इन द बंडल्स ऑफ द कैपिलरी नोन एज द ग्लोमेरुलस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी ब्लड होता है पहले आर्टरी में हार्ट से जो आ रहा होता है, पहले एरोटा होता है, ठीक है। एरोटा जो हार्ट से जो वो एक एरोटिक आर्च को हमें निकलता है, फिर जब जो है नीचे की तरफ आता हुआ जब किडनी के पास ये ब्लड आती हैं ये वेसल्स जिनको रेनल आर्टरीज कहा जाता है, और फिर ये डिवाइड हो जाती हैं एरोटा में एरोटा कह रही हूँ सॉरी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स से जो है नेक्स्ट ये जो है ना एफरंट आर्ट्रियोल्स और एफरंट आर्ट्रियोल्स होते हैं। फिर ये एफरंट आर्ट्रियोल्स ही जो है ना नेक्स्ट बंडल ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में ग्लोमेरुलस कहा था। फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड जो होता है ना वो कह लीजिए कि फिल्ट्रेट हो जाता है, और फिर दोबारा जो है ना ये एफरंट आर्ट्रियोल सेपरेट इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड सराउंडिंग द रेनल ट्यूब्यूल। और यही एफरंट आर्ट्रियोल जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की फॉर्म बनती हुई है सारी आपकी जो होती है ना वो ट्यूबुलर रेनल ट्यूब्यूल उसके ऊपर जो है सारी फैल जाती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो हो रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से बाद में जो है ना अपना सारा उधर ल्यूमन से जो है ना अपना मटेरियल कलेक्ट करने के बाद ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपस में मर्ज होती हैं और वेन्स बना देती हैं, और फिर लार्ज ये वेन छोटी छोटी वेन्स या वेन्यूल्स मिलकर एक लार्जर वेन बना देती है जिसको रेनल वेन जो वो कहा जाता है। बाद में ये रेनल वेन जो होती है ना ये इन्फीरियर वेना केवा में जो है ना ये एंटर हो जाती है, वहाँ पे जो है ना फिर वहाँ से बैक जो है ना हार्ट की तरफ ये मूव कर जाती है, ठीक है। Finally, the renal veins exit the kidney and join with the inferior vena cava which carry blood back to the heart.
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो दैट इज़ ओनली अबाउट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स है जो कि किडनी रिलीज़ करती है। तो वो हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स हैं, जिसमें जो कैल्सिट्रोल आ जाता है और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। कैल्सिट्रोल जो होता है ना, ये इट इज़ एक्टिव फॉर्म द विटामिन डी इन बॉडी। ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी की, और ट्यूबुलर सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल प्रोड्यूस कैल्सिट्रोल फ्रॉम इनएक्टिव विटामिन डी मॉलिक्यूल, एंड कैल्सिट्रोल ट्रैवल फ्रॉम द किडनी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द इंटेस्टाइन वेयर इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द फूड इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब ये क्या होता है कि हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में ना इनएक्टिव विटामिन डी पाया जाता है, जो भी कन्वर्ट होता है विटामिन एक्टिव विटामिन डी में, और ये कह लीजिए कि ट्रैवल करता है इंटेस्टाइन में आता है, और वहाँ से जो होता है ना हमारे पास कैल्शियम, उसकी जो है ना ये रीएब्जॉर्प्शन जो करवाता है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा फूड से इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। फिर नेक्स्ट हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन आ जाता है। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ना ये भी प्रोड्यूस होता है हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। और हाइपोक्सिया की कंडीशन में, हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो है ना आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी भी होती है कि हमारे पास आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। उसके ऊपर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जिसके साथ ऑक्सीजन आकर बाउंड होती है, ठीक है। जितनी हीमोग्लोबिन होगी यानी कि जितनी आरबीसी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे ब्लड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन को अपने साथ जो कैरी करने की। तो अगर आपके पास हीमोग्लोबिन कम है यानी आरबीसी कम है तो आपके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है ना प्रोटीन की वो भी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, जिसको हाइपोक्सिया कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो है ना ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रिलीज़ करती हैं। ये क्या करती हैं, बोन मैरो में जाकर जो है ना रेड ब्लड सेल जो कि बन रही होती है उसके आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम तो यही है कि आरबीसी कम है, तो आरबीसी का आउटपुट जो वो ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसी बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में पहले कम थी हाइपोक्सिया की वजह से, तो अब जो है ऑक्सीजन का लेवल जो मेंटेन हो जाएगा, और अब जो है ना हमारे पास कह लीजिए ऑक्सीजन एक प्रॉपर लेवल में मिलेगी। तो ये जो है एरिथ्रोपोएटिन का जो फंक्शन होता है, ये दो तरह के हार्मोन से जो कि हमारी जो किडनी जो वो रिलीज़ करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इस यूरिनरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।